Subscribe to Himanshu Arya tutorial and click on the bell icon to never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। देखो, हम लोग पढ़ रहे थे व्हाई डू वी फॉल इल, और व्हाई डू वी फॉल इल में हमने सबसे पहले देख लिया था हेल्थ क्या होता है, डिजीज क्या होता है, हेल्थ के एडवांटेजेस क्या हैं और कंडीशंस क्या हैं हेल्थ को बनाने के लिए, कंडीशंस टू हैव ए गुड हेल्थ। साथ ही साथ हमने एक हेल्दी पर्सन और एक डिजीज फ्री पर्सन या एक हेल्दी और डिजीज फ्री स्टेट में डिफरेंस भी देखा था। क्लियर है ना? तो हमने ये सारी बातें कर ली थी। इसके बाद आगे पढ़ते हैं। मैंने जो पिछले क्लास में लेक्चर स्टॉप किया था, वहां पे मैंने एक पॉइंट लिखा था कि डिजीज जो होते हैं वो कैन बी डायग्नोस्ड विद द हेल्प ऑफ सिम्टम्स एंड साइंस। तो हम आज शुरू वहीं से करेंगे। सबसे पहले देखेंगे सिम्टम क्या होता है और साइन क्या होता है। तो चलो, अब टाइम वेस्ट नहीं करते हम लोग। तो आज का सबसे पहला हेडिंग लगाओगे सिम्टम्स। अब देखो, सिम्टम्स साइंस समझोगे, फिर दोनों में डिफरेंस भी समझाऊंगा, ठीक है ना? देखना ध्यान से। सिम्टम्स बेसिकली होते क्या है और कैसे आते हैं ना हमारे बॉडी में, कैसे ये मतलब डेवलप करते हैं सिम्टम्स, वो भी मैं समझाऊंगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिम्टम और साइन, क्योंकि यहाँ से ना अब एक तरह से हम डिजीज को समझना शुरू कर देंगे कि डिजीज क्या होता है और कैसे हम इसका ट्रीटमेंट करेंगे। इट विल लीड्स टू कि कैसे ट्रीटमेंट होगा, इन सारे पॉइंट्स को भी हम समझ पाएंगे अगर ये समझते हैं, इसके आगे के पॉइंट समझते हैं तो। सो समझना सिम्टम्स बेसिकली क्या होता है। सिम्टम्स ना एक समझ लो एविडेंस होता है कि हमारे बॉडी में कोई डिजीज है। एविडेंस तो समझते हो ना, सबूत, ठीक है ना? कि कोई सिम्टम्स अगर निकल रहा है बॉडी में, तो इट विल इंडिकेट कि बॉडी में कुछ ना कुछ तो डिस्कम्फर्ट है। यानी बॉडी में डिस्कम्फर्ट होता है तो सिम्टम्स आते हैं। क्लियर है ना? सो सिम्टम्स क्या हो गए? सिम्टम्स आर द इंडिकेशन या एविडेंस ऑफ प्रेजेंस ऑफ डिजीज। तो सिंपल सा इस पॉइंट को लिखो पहले, फिर मैं समझाता हूँ सिम्टम्स आते कैसे हैं, है ना? सो लिखोगे, these are the evidence of presence of disease। क्लियर है ना? ये क्या है? एविडेंस है किसके? तो प्रेजेंस ऑफ डिजीज के। लेकिन समझो, ये कोई कंफर्म मतलब नहीं बता पाता है कि कौन सा डिजीज है। ये बस ये बता देता है ना सिम्टम कि कुछ तो गड़बड़ है, बॉडी के साथ कुछ तो डिस्कम्फर्ट है। ओके, और लेकिन ये नहीं बता पाता है कि आखिर वो डिजीज कौन सा है। आ रहा समझ में? यानी ये कोई कंफर्म इंडिकेशन नहीं दे रहा है। कंफर्म इंडिकेशन देने वाला होगा साइन। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझो कि ये सिम्टम्स आते कैसे हैं, तो थोड़ा सा समझना होगा इसमें डिटेल से तुम्हें। और वो इस तरीके से देखो, जैसे मान लो डिजीज होता कैसे है। सबसे पहले तो ये बात करते हैं कि डिजीज होते कैसे हैं। तो अभी हम कॉजेज भी पढ़ेंगे ना, डिजीज के टाइप्स भी पढ़ेंगे, ठीक है? तो डिजीज होने का जो बेसिक कारण होता है ना, वो बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे कुछ तो इन्फेक्शियस होते हैं, ठीक है ना, जो कि पैथोजन से हो रहे हैं। कुछ डिफिशियंसी वाले होते हैं। क्लियर है ना? जो कैसे होते हैं, तो मान लो किसी चीज की कमी हो गई बॉडी में तो उससे हो रहा है। तो चलो एग्जाम्पल के तौर पे इन दोनों को लेके चलते हैं, ठीक है ना? और भी होते हैं, मैं बताऊंगा। तो मान लो कि कोई इन्फेक्शियस डिजीज हुआ। अब एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। मान लो कि ट्यूबरक्लोसिस ही हो गया, ठीक है? तो ट्यूबरक्लोसिस में इन्फेक्शियस डिजीज है और ये फैल रहा है तुम्हारे बैक्टीरिया से। मान लेते हैं, यहाँ पे मानना क्या है, ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया से ही होता है ना? तो बैक्टीरिया से हो रहा है। अब यहाँ पे देखो, बैक्टीरिया क्या हुआ, हमारे बॉडी में इंटर किया। अब वो एक स्पेसिफिक ऑर्गन को टारगेट करेगा, दैट इज आवर लंग्स। क्लियर है ना? वहां जाके कुछ उसे डिस्ट्रॉय करेगा, उसके सेल्स को, टिश्यू को क्या करेगा? वो डैमेज करेगा, इन्फेक्ट करेगा। और जब वहां के सेल टिश्यू डैमेज होंगे, तो तुमने सेल चैप्टर में तो पढ़ा था ना कि हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं, that is the result of different interactions and reactions taking place inside the cell। सेल के अंदर जो रिएक्शंस हो रहे हैं, इंटरेक्शंस हो रहा है, उसी की वजह से तो हम कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, उसी पर्टिकुलर सेल में, उसी पर्टिकुलर टिश्यू में प्रॉब्लम हो रहा है। आ रहा समझ में? ड्यू टू दिस बैक्टीरिया। अब वहां जब प्रॉब्लम होगा तो उसके फंक्शन भी तो अल्टर करेंगे ना। आ रहा समझ में?
और जब फंक्शन अल्टर करेंगे तो यही किसी ना किसी तरह से शो किया जाएगा, या तो फील किया जाएगा, या तो वो पेशेंट फील करेगा उसे, या फिर बॉडी में कुछ ऐसे चेंजेस होंगे जो कि दिखेगा भी। आ रहा है समझ में? तो ये क्या हो गए, सिम्टम्स हो गए। क्लियर है ना? इसने क्या बोला, सिम्टम ने बोला क्या, सिम्टम ने बोला कि भैया आपके बॉडी में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है। क्लियर है ना? क्या प्रॉब्लम है वो बताएगा तुम्हारा साइन, कौन सा डिजीज है वो बताएगा तुम्हारा साइन। तो सिम्टम जैसे हेडेक भी एक सिम्टम हो सकता है। अब हेडेक देखो बहुत सारे बीमारियों में होता है ना, जैसे हेडेक को अगर तुम एक सिम्टम मानते हो, समझोगे, तो हेडेक तो बहुत सारे बीमारियों में हो जाता है। कुछ कुछ तो बीमारियों में होता है, इवन कभी कभी तो हमें एग्जाम का भी हेडेक हो जाता है कि कल परसों एग्जाम में कुछ नहीं पढ़े हैं, ओ माय गॉड अब तो हेडेक हो गया। समझ रहे हो ना? सो बहुत सारे चीजों में ये क्या हो सकता है, डिस्कम्फर्ट को हमें मतलब दिखा सकता है हमारे बॉडी को। क्लियर है ना? सो हेडेक क्या हो गया, एक सिम्टम हो गया। उसी तरह से फीवर भी एक सिम्टम है। आज तक क्या सोचते थे, फीवर बीमारी है? नहीं, फीवर क्या है, तो फीवर एक सिम्टम है। आज से ये समझेंगे हम कैसे सिम्टम है। तो देखो ना, फीवर अलग अलग बीमारियों में होता है। डेंगू में भी फीवर होता है, इन्फ्लुएंजा में भी फीवर होता है, मलेरिया में भी फीवर होता है, इवन कोरोना वायरस में भी फीवर होता है। समझ रहे हो? तो मतलब कि इतने डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीजेज में क्या हो रहा है, फीवर हो रहा है। सो फीवर इज नथिंग बट जस्ट ए सिम्टम। फीवर एक सिम्टम है। अब मान लो कि तुम्हें अभी फीवर है, मान लो, तो तुम्हें कौन सा बीमारी है किसे पता, तुम्हें क्या, तुम्हें मलेरिया है, डेंगू है, इन्फ्लुएंजा है, टाइफाइड है, क्या है? आ रहा समझ में? तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है ना, तुम पहचान ही नहीं रहे हो कौन सा डिजीज, जबकि तुम्हें फीवर है, और फीवर को आज तक तो तुम डिजीज मान रहे थे। तो फीवर कोई डिजीज नहीं है, फीवर इज ऑल्सो ए सिम्टम। फीवर भी क्या है, एक सिम्टम है। तो मेरे ख्याल से क्लियर होगा इतना, है ना? देखो, थोड़ा बहुत इसलिए समझाता हूँ क्योंकि ये चैप्टर ही कंसेप्चुअल है। मैंने शुरू में ही बोला था आपको सुनना पड़ेगा, है ना? वीडियो थोड़ा लंबा जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे मैं छोटा छोटा ही तो बनाता हूँ। कोशिश तो यही रहता है मेरा कि आधे घंटे से 1 घंटे के बीच में एक क्लास, बस उससे ज्यादा नहीं। तो इतना तो समझ में आया आपको कि सिम्टम्स क्या होते हैं और सिम्टम्स आते कैसे हैं। क्लियर है ना? तो चलो इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। इसमें एक पॉइंट और लिखोगे, दे कैन बी in the form of a structural and functional changes in our body or बॉडी पार्ट्स। क्लियर है ना? ये स्ट्रक्चरल चेंजेस मीन समझ रहे हो कि अब जैसे कहीं पे कुछ कट ही छट गया, क्लियर है ना, या कहीं पे इन्फेक्शन हो गया, वहां पे वुंड हो गया, सो दीज आर स्ट्रक्चरल चेंजेस में आ जाएंगे तुम्हारे। ठीक है ना? कहीं इन्फ्लामेशन हो गया, सूजन हो गया, सो दीज आर स्ट्रक्चरल चेंजेस। फंक्शनल चेंजेस तो मैंने समझा ही दिया कि बॉडी का जो फंक्शन है पर्टिकुलर किसी ऑर्गन का या बॉडी पार्ट का या किसी बॉडी का, वो क्या हो जाएगा, अल्टर हो जाएगा। क्लियर है ना? आगे लिखोगे इसी में, symptoms can be felt by the patient। पेशेंट इसको क्या कर सकता है, फेल्ट कर सकता है, और कैन बी सीन बाय पेशेंट और डॉक्टर या अदर पर्सन लिख लो। देखो, कुछ कुछ सिम्टम होते हैं ना जो सिर्फ फील किया जा सकता है। क्लियर है? अब जैसे कि मान लो मेरे पेट में दर्द हो रहा है, दैट इज ऑल्सो ए सिम्टम कि कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है। ओके, कहीं ना कहीं किसी ऑर्गन में या कहीं ना कहीं कुछ तो दिक्कत है। ठीक है, अभी हम ज्यादा गहराई में नहीं जा रहे, लेकिन कुछ तो दिक्कत है। अब ये सिम्टम तो मैं ही ना फील कर सकता हूँ, डॉक्टर थोड़ी ना उसे फील कर पाएगा, नहीं ना। वो बस उसे समझ सकता है क्योंकि उसने पढ़ रखा है कि हाँ यहाँ मतलब पेन हो रहा है, दैट मीन्स यहाँ प्रॉब्लम होगा। आ रहा है समझ में? वो रिलेट कर पाएगा।
लेकिन फील थोड़ी ना कर लेगा। क्या वहां उसके पास जाएंगे तो मतलब वो भी दर्द से मतलब ऐसा ही करने लगेगा क्या? बिल्कुल नहीं, ठीक है। सो लेकिन कुछ कुछ सिम्टम्स ऐसे भी होते हैं जिससे देख सकता है वो पर्टिकुलर डॉक्टर या फिर कोई दूसरा आदमी, तीसरा आदमी, या फिर मैं खुद देख सकता हूँ। क्लियर है ना? सो सिम्टम्स इस टाइप से होते हैं। ओके, इतना समझ में आया? इसके बाद क्या करो, एक नोट बना के लिख लो, है ना, एक पॉइंट लिख लो नोट बना के, और इम्पोर्टेंट भी है, लिख लोगे सिम्टम्स डू नॉट प्रोवाइड एन एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन about the presence of any particular disease। समझ रहे हो ना मैंने क्या लिखा? कि सिम्टम्स जो है वो बस बता देगा कि डिजीज है, लेकिन कौन सा डिजीज है ये नहीं बताएगा। ठीक है, जैसे इसमें तुम लिख लोगे फॉर एग्जाम्पल फीवर। Fever is a symptom which can be due to a number of diseases like malaria, typhoid, डेंगू, है ना। अभी देखो नया नया आया है कोविड, कोविड 19, है ना, कोविड 19 बोलते हैं ना। चलो ईटीसी लगाओ। सो इन सभी में फीवर हो सकते हैं। तो फीवर सिंपली क्या है, एक सिम्टम है। आ रहा है समझ में? अब देखो सिर्फ सिम्टम से तो काम नहीं चलेगा ना। अभी देखो हम धीरे धीरे डॉक्टर बनने की कोशिश करेंगे इस चैप्टर में, बनेंगे तो नहीं, बेसिकली बनना है तब तो लंबा सफर तय करना पड़ेगा तुम्हें, लेकिन कोशिश जरूर करेंगे। यानी कि किस तरीके से बीमारियों का इलाज करना है ना, हम थोड़ा सा समझने का कोशिश करेंगे उससे। तो देखो हमने सिम्टम देख लिया। अब सिम्टम से तो हमें अभी तक कुछ ज्यादा खासा इंफॉर्मेशन मिला नहीं है, ठीक है। सो हम कहाँ चलेंगे, अब साइन पे चलेंगे। आ रहा है समझ में? तो नेक्स्ट टॉपिक क्या बनेगा हमारा, साइन बनेगा। साइन क्या बताएगा? साइन बताएगा परफेक्शन कि कौन सा डिजीज है। आ रहा है समझ में? और इवन कभी कभी ना साइन भी नहीं बता पाता है, तो हमें जाना पड़ता है टेस्ट के लिए। हमें लेबोरेटरी में टेस्ट करवाना पड़ता है, होते हैं ना, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, स्टूल टेस्ट। क्लियर है? तो अलग अलग टाइप के टेस्ट होते हैं जो कि लेबोरेटरी में यानी लैब में परफॉर्म किया जाता है, पैथोलॉजिकल लैब, सुने भी होंगे, है ना। तो वहां पे फिर हमें एक मतलब क्या बोल रहे हैं, परफेक्शन मिलेगा कि कौन सा डिजीज है। ओके, क्योंकि जब तक हम डिजीज के बारे में पता नहीं कर पाए ना, तब तक हम उसका इलाज शुरू नहीं कर सकते हैं। आ रहा है समझ में? तब तक अगर हम इलाज शुरू करते हैं तो फिर बस ये तो ऐसे होगा ना कि हम अंधेरे में तीर चला रहे हैं, कहाँ लगेगा पता ही नहीं। मतलब कि मान लो कि अगर तुम्हें फीवर है और वो फीवर मान लो डेंगू से है, ठीक है, और डेंगू एक वायरस है। ओके, अब यहाँ पे एक वायरस से हो गया तुम्हें बीमारी, तो मतलब दवाई भी तो ऐसा देंगे ना जो उस वायरस को पर्टिकुलरली किल करे या फिर उसे प्रिवेंट करे। ओके, लेकिन अब मान लो मैं एक डॉक्टर हूँ और मैंने तुम्हें देखा, अच्छा फीवर है, मैंने चला दिया मलेरिया का दवाई। तो मलेरिया तो तुम्हारे दूसरे पैथोजन से हो रहा है, आ रहा है समझ में, प्रोटोजुआ से हो रहा है बेसिकली। तो अब प्रोटोजुआ वाला दवाई थोड़ी ना तुम्हारे वायरस को किल करेगा, नहीं ना। आ रहा है समझ में? या वायरस को प्रिवेंट नहीं ना कर पाएगा, वो उसके ग्रोथ को नहीं ना रोक पाएगा। तो क्या तुम्हारा फीवर ठीक होगा? बिल्कुल नहीं ठीक होगा। ये तो वही बात हो गया ना फिर से, कि बस मैंने अंधेरे में तीर चला दिया, और कभी कभी ठीक भी हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज होता है। तो इतना समझ में आया? अब अगला हेडिंग डालो, साइन, ठीक है ना। तो अभी है स्पेस यहाँ हमारे पास, यहाँ लिख लेंगे हम लोग, ज्यादा नहीं है साइन में हमें पढ़ना। लिखोगे इसमें साइंस आर definite
indication of presence of a particular disease. ओके, सो ये क्या है कि ये एक डेफिनेट इंडिकेशन है बेसिकली ऑफ प्रेजेंस ऑफ ए पार्टिकुलर एक, अब ये इसने बता दिया कि कौन सा डिजीज है, ठीक है। अब जब डिजीज बता दिया ना तब हम ट्रीटमेंट शुरू करेंगे, लेकिन यहीं पे समझो कभी कभी ये नहीं भी बता पाता है तो हमें टेस्ट करवाना पड़ता है। तो बेसिकली वैसे साइन अगर देखा जाए ना सिंपल वर्ड में कि क्या है, तो सिंपल सा हम बोल सकते हैं साइन इज जनरली a collection of सिम्टम। आ रहा है समझ में? साइन बेसिकली क्या है, एक सिम्टम का मतलब डिफरेंट सिम्टम का कलेक्शन है। अब देखो ये होता काम कैसे करता है, तुम डॉक्टर के पास जाते हो, अपनी मतलब सारी शिकायतें शुरू कर देते हो बतलाना कि सर ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है, भूख नहीं लगता है, इधर दर्द कर रहा है, उधर ये है, तो तुम अपना पूरा कहानी सुनाते हो। और डॉक्टर के लिए ना वो तुम्हारा कहानी कहानी नहीं है, वो क्या है, सिम्टम्स है। आ रहा है समझ में? और वो शांति से सुनता भी है, इवन बीच में क्वेश्चंस भी पूछता है कि और क्या प्रॉब्लम है, पानी कितना पी रहे हो, है ना, और सारे मतलब बॉडी के जो फंक्शंस है उसके बारे में भी पूछ लेता है, ये कैसा हो रहा है, वो कैसा हो रहा है, सांस लेने में तो तकलीफ नहीं है। वो बेसिकली डिपेंड करता है कि कौन सा बीमारी है, उसके आधार पे कहाँ तुम्हें प्रॉब्लम है, उसके अकॉर्डिंग वो डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन भी पूछता है। तो बेसिकली वो कर क्या रहा है, वो सिम्टम्स का नॉलेज ले रहा है तुमसे कि तुम्हारे बॉडी में कौन कौन से सिम्टम्स आए हैं, और वो सुन रहा है उसे शांति से, और सिम्टम्स का वो एक कलेक्शन बना रहा है अपने माइंड में। आ रहा समझ में कि अच्छा इसे ये भी सिम्टम है, ये भी सिम्टम है, ये भी सिम्टम है, ये भी सिम्टम है, और इसका जो कॉम्बिनेशन बना, इसका मतलब इसे पर्टिकुलरली ये वाला बीमारी है। आ रहा है समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ? तो सिम्टम्स के कॉम्बिनेशन से बनते हैं साइन। तो जब वो तुम्हारी बातें सुन रहा है, दैट मीन्स ही इज सर्चिंग फॉर ए साइन। आ रहा समझ में? जो भी फिजिशियन है तुम्हारा, जो भी डॉक्टर है बेसिकली, दैट इज सर्चिंग फॉर ए साइन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। ओके, लेकिन कभी कभी वो सर्च नहीं भी कर पाता है, देन he has to perform some laboratory tests। क्लियर है ना? सो यहाँ पे एक पॉइंट लिखोगे, लिखना इस तरीके से, ए फिजिशियन searches for sign for the treatment of disease। क्लियर है ना? कि एक फिजिशियन साइन को ढूंढता है बेसिकली किसके लिए, तो डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए। ओके, तो इतना हो गया। अब क्या करो, इसे नोट कर लो जल्दी से, उसके बाद देखते हैं कुछ और पॉइंट्स देखते हैं आगे जाके, है ना। इसे नोट करो पहले। चलो अब इसे इरेज कर देता हूं मैं। हाँ, तो यहाँ पे क्या करोगे, एक नोट बनाओगे फिर से, है ना। लिखना है इसमें, sometimes sign does not provide an exact information about द डिजीज। क्लियर है ना? कभी कभी क्या होता है कि साइन भी हमें एक एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता है डिजीज के बारे में। क्लियर है? इन सच केसेस इन सच केसेस वी हैव टू परफॉर्म
some laboratory tests। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ता है, हमें कुछ लेबोरेटरी टेस्ट करवाने पड़ते हैं, यानी पैथोलॉजिकल लैब बेसिकली जाके और वहां पे टेस्ट करवाना पड़ता है ताकि हमें उस पर्टिकुलर डिजीज के बारे में पता चल सके, क्योंकि जब तक पर्टिकुलर डिजीज के बारे में पता नहीं चलेगा तब तक हम ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। ये बात तो क्लियर हो गया होगा ना, क्लियर है ना। सो यहाँ तक समझे। इसके बाद क्या करो, एक छोटा सा हेडिंग बनाओ, एक छोटा सा हेडिंग बनाओ, इंक्यूबेशन पीरियड। ठीक है ना। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है समझेंगे, ठीक है ना। सिम्टम से ही रिलेटेड है बेसिकली, साइन सिम्टम से ही रिलेटेड, इसलिए इसे यहीं पे बतला देता हूँ। इससे पहले एक चीज और समझ लो, पैथोजेन तो समझते हो ना। पैथोजेन चलो मैं ऊपर लिख दूं क्या, ऐसे ही लिख देता हूँ साइड से मैं, या लिख लो, नोट करके लिख लो यहाँ पे। पैथोजेन क्या होते हैं, पैथोजेन और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, समझते हो ना। पैथोजेंस में बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही आते हैं, लेकिन खास करके वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो डिजीज कॉज करते हैं, खास करके इन्फेक्शियस डिजीज की बात कर रहा हूँ। द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच कॉजेज क्या, डिजीज, क्लियर है ना, आर कॉल्ड पैथोजेंस। तो सिंपल सा लिख लोगे यहाँ पे, द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच कॉजेज डिजीज, क्लियर है ना। तो ऐसे मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं हम, तो पैथोजेंस बोलते हैं, क्लियर है ना। अब समझो इंक्यूबेशन पीरियड समझो। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब क्या होता है समझना। जैसे फिर से देखो, फिर से बात करते हैं थोड़ा सा पुरानी बातें, कि कोई पैथोजन मेरे बॉडी में आया, अब वो पैथोजन क्या क्या एक पर्टिकुलर ऑर्गन के पास गया, उसे जाके डिस्ट्रॉय कर रहा है, या अपना सबसे पहले तो डिस्ट्रॉय करने से भी पहले ना अपना नंबर बढ़ाता है। इस बात को भी समझना होगा तुम्हें, क्योंकि हमें बीमार होने के लिए जरूरी नहीं है कि इतना सारा बैक्टीरिया एक बार में आए। एक दो भी आ गया ना तो भी प्रॉब्लम कर सकता है, एक दो वायरस भी आ गया ना तो भी प्रॉब्लम कर सकता है। जरूरी थोड़ी है कि इतना सारा वायरस आएगा तभी प्रॉब्लम होगा, एक आ गया तो भी प्रॉब्लम होगा, क्योंकि जब वो एक आता है ना तो वो एक पर्टिकुलर ऑर्गन के पास जाता है, अपना टारगेट ऑर्गन के पास जाता है वो, क्लियर है, जहां उसे न्यूट्रिशन, रहने का जगह, सब कुछ मिलता है, बना बनाया फ्री का, खाना भी फ्री का, रहना भी फ्री का, है ना। नो रूम रेंट, नो एनी अदर चार्जेस, ठीक है, कोई चार्ज नहीं। तो वहां पे वो बिल्कुल ही मजे में रहता है, और कोई भी ऑर्गेनिज्म जब इतने मजे में रहेगा किसी भी सिचुएशन में, तो वो सबसे पहले यही चाहेगा कि पूरा परिवार ही बसा ले यहाँ पे, आ रहा है समझ में। और वो अपने परिवार को बुलाएगा नहीं, बल्कि यहीं पे परिवार बना लेगा, दैट मीन्स रिप्रोडक्शन, समझते हो ना। तो यहाँ पे वो मल्टीप्लीकेशन करना शुरू करेगा। और वैसे भी जो पैथोजेंस होते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तुम्हें पता है वो फास्ट रिप्रोडक्शन करते हैं, हमारी तरह नहीं कि मतलब 9 महीने का वेट करेंगे और उसके बाद उनका अगला जनरेशन आएगा, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, है ना। 9 महीने में तो पता नहीं कितने जनरेशन क्रॉस कर जाएंगे, है ना। तो मतलब वो मिनटों में करते हैं, ठीक है, रिप्रोडक्शन बेसिकली। तो उनका नंबर क्या होगा, अचानक से बढ़ता जाएगा। तो सबसे पहले कोई पैथोजन जब बॉडी में इन्वेड करता है, इंटर करता है, एक पर्टिकुलर ऑर्गन के पास जाता है जहां वो बिल्कुल मजे में रहे, है ना, और वहां पे जाके सबसे पहले क्या करता है, तो रिप्रोडक्शन करता है, अपना नंबर बढ़ाता है, अपना पूरा साम्राज्य बना लेता है। और अब क्या करेगा, अब उस पर्टिकुलर ऑर्गन को डिस्ट्रॉय करना शुरू करेगा, क्योंकि वहीं से तो न्यूट्रिशन वगैरह सब कुछ ले रहा है। तो अब वो अब क्या करेगा, वो पर्टिकुलर ऑर्गन को जब डिस्ट्रॉय करेगा, तो डिस्ट्रॉय करने के बाद क्या होगा, वो सेल टिश्यू ऑर्गन को जो डिस्ट्रॉय कर रहा है, तो यहीं से ना सिम्टम्स जनरेट होंगे, मैंने पीछे भी बताया था। यहां से क्या होगा, सिम्टम जनरेट होगा। तो सुनो, एंट्री मारा, इसके बाद बीच में उसने कुछ कुछ किया, ठीक है, और उसका सिम्टम आया। तो ये जो बीच का जो टाइम पीरियड है ना, दिस इज कॉल्ड इंक्यूबेशन पीरियड। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, तो लिख लोगे सीधा सा, इट इज द टाइम पीरियड between entry of pathogens
in a healthy body and appearance of the very first symptom। क्लियर है ना? यानी कि पैथोजन एंट्री मारा, उसके बाद जो कुछ भी किया उसने, है ना, उसकी उसका चर्चा अब नहीं करेंगे हम, लेकिन उसके बाद क्या होगा, सिम्टम जनरेट होगा। तो ये जो टाइम पीरियड हुआ, ये जो गैप हुआ, दिस इज कॉल्ड इंक्यूबेशन पीरियड। अब तो क्लियर है ना? अब देखो कुछ कुछ डिजीज में ना इंक्यूबेशन पीरियड बहुत ज्यादा होता है, कुछ कुछ डिजीज में इंक्यूबेशन पीरियड कम होता है। जैसे देखो तुम्हारे कोविड 19 का जो इंक्यूबेशन पीरियड है वही तो दे रखा है ना, 14 दिन। ठीक है ना, 14 दिन 17 दिन पता नहीं ऐसे ही है ना समथिंग। कि देखते हो किसी को क्वारंटाइन करना होता है तो वो 14 दिन के लिए गायब, है ना, 14 दिन के लिए क्वारंटाइन चला गया। कि अगर 14 दिन में सिम्टम्स वगैरह आए या साइन वगैरह आया उसका तो फिर टेस्ट होगा, अदरवाइज फिर चलो सही सलामत है घर जाओ अब, है ना। तो दैट इज इंक्यूबेशन पीरियड है उसका, वो आ रहा है समझ में। लेकिन सुनो, सबसे ज्यादा अगर तुम जानना चाहते हो इंक्यूबेशन पीरियड किसका होता है तो तुम्हारे एड्स के केस में होता है। तो चाहो तो इसे लिख लेना, इन incubation period is maximum in case of AIDS। इसको पता है इंक्यूबेशन पीरियड सालों का होता है, अरे समझ में, कभी 2 साल, कभी 4 साल, इवन 5 साल, 10 साल ऐसे करके होता है इंक्यूबेशन पीरियड। अब तुम सोचो एड्स के केस में, अगर मान लो कि किसी इंसान को एड्स हो रखा है, उसे पता ही नहीं चलेगा कि उसे एड्स भी हो रखा है, क्योंकि वो एक नॉर्मल लाइफ जीता रहेगा। लेकिन साथ ही साथ उसके बॉडी के अंदर, बेसिकली एड्स वायरस से होता है, तुम्हें पता है एचआईवी वायरस है ना। सो उसके अंदर जो एचआईवी वायरस है ना, और वो करता क्या है, उसका टारगेट कौन है पता है, इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम के जो सेल्स होते हैं ना, खास करके डब्ल्यूबीसी, उसे डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। तो वो चुन चुन के डब्ल्यूबीसी से फाइट करेगा, आ रहा है समझ में। और देखो ऐसा भी नहीं है कि हमारा बॉडी बैठा रहता है कोई बीमारी आता है तो, जैसे तुम समझो यहाँ पे मैंने बोला ना कि कोई पैथोजन आएगा अंदर, रिप्रोडक्शन करके अपना नंबर बढ़ाएगा, तो इतने समय में मेरा बॉडी क्या शांत बैठेगा क्या? नहीं, मेरे बॉडी में है ना डिफेंस सेल डब्ल्यूबीसी, वो बेसिकली उससे फाइट करेगा, वो फाइट करेगा उससे। लेकिन जरूरी थोड़ी है कि हर बार यही फाइट जीते, कभी हार भी तो सकता है ना, बहुत सारे रीजन पे डिपेंड करता है। और वो बेसिकली रीजन है हमारा हेल्थ कंडीशन। अरे समझ में, अगर हमारे बॉडी का कंडीशन सही है तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम जीतेंगे, दैट इज हमारा बॉडी का सेल जीतेगा उस पैथोजन से। लेकिन कभी कभी हम हार भी जाते हैं, खास करके ऐसे ऐसे पैथोजन के केस में जो बिल्कुल नए नए ही आते हैं। जैसे देखो ना कोविड, कोरोना वायरस, मतलब नया ही, मतलब म्यूटेट करके आ गया, समझ रहे हो। उसके बारे में बॉडी को कुछ पता ही नहीं है क्या चल रहा है, तो इसीलिए तो बॉडी अभी तक उससे फाइट ही नहीं कर पा रहा है। और वैसे भी वायरल केस में ना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन हो ही जाता है, क्योंकि वायरस खुद एक एक्सेप्शन है भाई। तुम्हें पता है वायरस ना तो लिविंग है ना तो नॉन लिविंग है, वो तो खुद ही मतलब कंफ्यूजन में है कि वो है क्या। तो जब वो कंफ्यूजन में, तो दूसरे को भी तो कंफ्यूज कर रहा है ना, हमारे बॉडी के सेल को कंफ्यूज कर रहा है, और इसीलिए सही से ट्रीटमेंट भी नहीं कर पाता है हमारा बॉडी। मतलब सेल्फ ट्रीटमेंट की बात कर रहा हूँ। क्योंकि अगर तुम मान लो कि पिछले 1 महीने से बीमार नहीं पड़े हो, तो इसका ये मतलब नहीं है कि तुम्हारे बॉडी में कोई पैथोजन नहीं आया है, कईयों बार आया होगा, और हर बार तुम्हारा बॉडी फाइट जीत चुका है, इसलिए तुम्हें पता ही नहीं चला, तो तुम इसका वैल्यू ही नहीं देते हो, है ना। इसका भी वैल्यू देना सीखो। अभी इम्यून सिस्टम पढ़ेंगे ना तो बताएंगे कि आखिर ये सब चीजें कैसे चलती है, क्लियर है ना। सो इतना समझ में आया इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, मैक्सिमम होता है एड्स के केस में। तो एड्स के केस में क्या होगा, 1 2 साल 5 साल तक हमारे बॉडी को अंदर से खोखला ही करता चला जाएगा, ओके। और जब तक पता चलेगा ना, तब तक तो क्या हो गया है, टिकट तो कंफर्म हो चुका है, मतलब ऊपर जाने का टिकट, है ना। तो ये बस एक पॉइंट था बतलाना, क्लियर हो गया इतना। इसके बाद एक हेडिंग लगाओगे, कॉज ऑफ डिजीज, है ना। डिजीज के कारण क्या होते हैं, ओके।
सो देखो डिजीज के कारण क्या होता है समझना, कुछ एजेंट्स हो सकते हैं या कुछ फैक्टर्स हो सकते हैं जो डिजीज कॉज करता है, उसी को बोलेंगे हम कॉज ऑफ डिजीज। जैसे देखो एजेंट्स में क्या हो सकता है, पैथोजेंस, अभी तो पीछे बताए थे ना। फैक्टर्स में क्या हो सकते हैं, तो बहुत सारे फैक्टर्स भी हो सकते हैं, जैसे कि हमारा प्रॉपर हाइजीन का मेंटेन नहीं करना, ये भी एक फैक्टर हो सकता है, ठीक है ना। जैसे कि डिफिशियंसी डिजीज हो सकता है, आ रहा समझ में। वैसे और भी मतलब डिफरेंट चीजें हो सकती है। और बेसिकली अगर देखा जाए ना कॉज ऑफ डिजीज तो दो तरह के होते हैं, ब्रॉडली दो में क्लासिफाई करते हैं। एक होता है इमीडिएट कॉज एंड द सेकंड वन इज कंट्रीब्यूटरी कॉज या इंटरमीडिएट कॉज। क्लियर है ना। इमीडिएट कॉज मतलब क्या, जो मतलब कि तुरंत वाला हो, इसमें बेसिकली पैथोजेंस आते हैं। और ये मतलब इंटरमीडिएट या कंट्रीब्यूटरी कॉज उसे बोलते हैं जो इन पैथोजेन को ना मतलब एक तरह से ग्रो करने में, हमारे बॉडी में इंटर करने में हेल्प करता है। उसे कंट्रीब्यूशन समझते हो ना, कंट्रीब्यूशन मीन्स योगदान। तो ये एक योगदान करता है उस पैथोजेन को, मतलब बढ़ावा देता है कि हाँ भाई चलो मारो एंट्री, है ना, इसके बॉडी में मारो एंट्री। कैसे मारना है चलो मैं बताता हूँ, है ना। तो मैं इधर बताता हूँ थोड़ी देर में। तो लिखना यहाँ पे, इट इंक्लूड्स different agents and factors which causes disease। क्या कर रहा है, ये इंक्लूड करता है डिफरेंट टाइप ऑफ एजेंट्स या फिर फैक्टर जो कि डिजीज कॉज करता है। क्लियर है ना, इतना समझ में आया। अब देखो इसके टाइप्स लिख लेते हैं, है ना। तो लिखना इसी में, इट मे बी ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। क्लियर है ना, ये फॉलोइंग टाइप्स के हो सकते हैं। इसमें से तुम सबसे पहला लिखो इमीडिएट कॉज। ओके, इसमें लिख लोगे इट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ डिजीज इन अ पर्सन। ठीक है, और देखो ये इंक्लूड क्या करता है वो लिख लेना, इट इंक्लूड्स एक्सटर्नल एक्सटर्नल एजेंट्स लाइक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, लिख लो सीधा सा, है ना। एग्जाम्पल चाहो तो अच्छा चलो इसी में लिख लो, ब्रैकेट दे के लिख लो। जैसे हो गया तुम्हारा बैक्टीरिया, हो गया वायरस, हो गया फंगस, हो गया ईटीसी लगा लेना, है ना। बाकी तो आगे पढ़ेंगे ना हम लोग। सो यहाँ पे बस ईटीसी लगा लो। तो यहाँ पे एक्सटर्नल एजेंट्स आएंगे बेसिकली, जिसे कि जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म, या यहाँ यहाँ पे ना तुम पैथोजन कर लो, ज्यादा बेटर होगा। नहीं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हटा के पैथोजन कर लेना, ज्यादा बेटर होगा। क्योंकि पैथोजेंस ही बेसिकली, सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म थोड़ी ना आते हैं, पैथोजेंस आते हैं। पैथोजेंस स्पेशली वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डिजीज कॉज करता है। क्लियर है ना, इसे नोट करो जल्दी से। इसके बाद और भी जो है ना मतलब ये कॉज ऑफ डिजीज, उसे देखते हैं। ठीक है, तो नोट करो इसे। तो इसे इरेज करता हूं अब। इसके बाद देखेंगे दूसरा, है ना, दूसरा कॉज देखेंगे, दैट इज कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉज या इंटरमीडिएट कॉज लिखेंगे हम लोग। देखो एक बार ना हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, फिर जब सिलेबस वगैरह हमारा ओवरऑल कंप्लीट हो जाएगा तो हम एनसीईआरटी भी करवाएंगे। जो बच्चे एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं वो भी बने रहें। क्लियर है ना, एनसीईआरटी भी एक बार करवाएंगे, पूरा लाइन बाय लाइन करवाएंगे एनसीईआरटी, उसके लिए टेंशन नहीं लेना। ठीक है, पहले क्या कर रहे हैं हम लोग, पहले एक बार डिस्क्रिप्टिव पूरा पढ़ लेते हैं। ठीक है, सो इसके बाद दूसरा हेडिंग लगाओगे, नहीं नंबर 2 लिख लो,
इंटरमीडिएट कॉज, या इसी को तुम कंट्रीब्यूटरी कॉज भी लिख सकते हो। ओके, सो इंटरमीडिएट या कंट्रीब्यूटरी कॉजेज। तो यहां पे लिखना इट इंक्लूड्स दोज फैक्टर्स which causes entry of pathogens in our body and its ग्रोथ। यानी ये वो फैक्टर्स इंक्लूड करता है जो क्या करता है, पैथोजन के एंट्री करवाने में हेल्प करता है बेसिकली, है ना, हमारे बॉडी में, और साथ साथ उसके ग्रोथ में भी हेल्प करता है। ओके, एग्जाम्पल लिख लोगे कुछ यहीं पे, जैसे देखो समझना, जैसे कॉन्टामिनेटेड फूड हो गया, एयर हो गया, वाटर हो गया, एटीसी। तो ये सब करेगा क्या, समझना, इसका मतलब समझो। कॉन्टामिनेटेड फूड क्या है, मतलब जो फूड खराब हो गया है भाई, है ना, जो फूड बासी हो गया है वो कॉन्टामिनेटेड ही बोलेंगे उसे, है ना। तो देखते होगे ना, जब फूड हमारा खराब हो जाता है तो उससे एक बड़ा ही अच्छा सा स्मेल आता है, नहीं और उसे खाने का भी मन करता है, खाते भी हो गया है ना। तो खाना नहीं चाहिए, बेसिकली फूड पॉइजनिंग हो जाता है ना। तो फूड पॉइजनिंग हो क्यों रहा है, क्योंकि उस फूड ने, वो फूड एक्चुअली एक जरिया बन गया, एक फैक्टर बन गया, जहाँ की पैथोजेंस का ग्रोथ क्या हो, ज्यादा हो। आ रहा है समझ में। अब अगर इस फूड को कंज्यूम करते हैं तो ये तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना हुआ ना, कि मुझे पता है ये एक फैक्टर है जो कि पैथोजन के ग्रोथ में हेल्प करता है, और खा लिए तो और एंट्री भी करवा लिए, उसके बाद क्या होने वाला है वो तुम्हें पता है, तुम समझ सकते हो, क्लियर है ना। सो वैसे ही सारे पॉइंट्स आ जाएंगे यहाँ पे, इतना समझ में आया। अब देखो और भी कुछ कॉजेज होते हैं, वो सब लिख लो। तीसरा नंबर लिख लो, कॉन्जेनाइटल कॉजेज। कॉन्जेनाइटल कॉजेज या जेनेटिकल कॉजेज भी इसे बोलते हैं हम, ठीक है ना। ये बेसिकली वो डिजीज होते हैं जो कि मदर फादर से थ्रू जेनेटिक्स, बेसिकली, है ना, जेनेटिक्स के मतलब जीन के ट्रांसफर, समझते हो ना, जीन के ट्रांसफर से होता है। सो सिंपल सा लिख लेंगे, सम डिजीज आर ऑल्सो caused due to transfer of genes from the parents। यहीं पे लिख लो, पेरेंट्स से, यानी मदर फादर बेसिकली, है ना, पेरेंट्स में दोनों ही आ जाते हैं, से जीन का ट्रांसफर होता है, उसकी वजह से भी कुछ डिजीज होते हैं, दैट इज जेनेटिकल डिजीज। और यहाँ पे कॉजेज क्या होंगे, तो जेनेटिकल कॉजेज या कॉन्जेनाइटल कॉजेज बोल सकते हो, ठीक है। इसके बाद लिखोगे नंबर फोर्थ, डेफिशिएंसी। क्लियर है ना, डेफिशिएंसी भी एक कॉज बनता है डिजीज के लिए। डेफिशिएंसी मतलब समझ ही रहोगे, कमी। कुछ कुछ ऐसे डिजीज होते हैं जो सर्टेन टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी से भी हो जाता है। देयर आर सर्टेन डिजीज विच आर कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। सो यहाँ पे भी लिख लोगे, देयर आर सर्टेन डिजीज which are caused due to deficiency of some nutrients इन आवर बॉडी। देखो बेसिकली कुछ न्यूट्रिएंट्स ही नहीं, बेसिकली न्यूट्रिएंट्स भी हो सकते हैं या फिर अदर केमिकल्स भी हो सकते हैं, बेसिकली सम न्यूट्रिएंट्स और अदर केमिकल्स लिख लो।
ठीक है ना, इन अवर बॉडी। ओके, क्योंकि कुछ कुछ हार्मोनल डिजीज भी तो होते हैं ना, हार्मोन्स की डिफिशियंसी से भी हो जाता है। ओके, सो इस टाइप से, इसलिए मैंने अदर केमिकल भी ऐड कर दिया है। अब यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल में तुम चाहो तो लिख सकते हो, चाहो तो एग्जाम्पल में लिख लेना। एक मिनट, क्या है, डिफिशियंसी डिजीज है, तो डिफिशियंसी डिजीज में तुम लिख लो नाइट ब्लाइंडनेस। किसकी कमी से होता है, तो विटामिन ए की कमी से होता है। नहीं, तुम चाहो तो बेरी बेरी लिख लो, किसकी कमी से होता है, तो विटामिन बी की कमी से होता हो गया। चलो रहने दो, है ना, बहुत सारे डिजीज होते हैं डिफिशियंसी वाले, तो सारे का लिस्ट थोड़ी ना बनाना है हमें यहाँ। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे, इसके बाद एक नया टॉपिक बनाओगे, दैट इज टाइप्स ऑफ डिजीज। इसके बाद क्या पढ़ेंगे हम लोग, टाइप्स देखेंगे, ठीक है ना। तो इसमें लिखोगे, देखो बेसिकली हम जो टाइप्स पढ़ेंगे ना, वो अलग अलग बेसिस पे पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे हम पढ़ेंगे सबसे पहले कि ऑन द बेसिस ऑफ मीन्स ऑफ स्प्रेड, ठीक है ना, कि फैल कैसे रहा है उसके आधार पे देखेंगे। तो इसमें क्या करोगे ना, इसके हेडिंग के अंदर एक और हेडिंग बनाओगे, लिखोगे ऑन द बेसिस ऑफ मीन्स ऑफ स्प्रेड। क्लियर है ना, कि फैल किसके थ्रू रहा है उसके अकॉर्डिंग। तो ऑन द बेसिस ऑफ मीन्स ऑफ स्प्रेड दो तरह के होते हैं। चलो इसको 1 to ए भी कर दूं मैं, ए, दैट इज कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल, या फिर इसी को हम बोलते हैं इन्फेक्शियस डिजीज। ठीक है, नीचे स्पेस है, चलो है स्पेस, तो बी लिख लोगे नॉन कम्युनिकेबल। नॉन कम्युनिकेबल, या इसी को क्या बोलते हैं, तो नॉन इन्फेक्शियस। क्लियर है ना, सो नॉन कम्युनिकेबल या नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। तो यहाँ पे दो हमने लिख लिया, एक तो कम्युनिकेबल, दूसरा नॉन कम्युनिकेबल या फिर नॉन इन्फेक्शियस। अब क्या करेंगे, इसे एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन इसे पढ़े उससे पहले आपको क्या करना है, इसे जल्दी से नोट कर लेना है। मैं यहाँ साइड हो रहा हूँ, आप नोट करो इसे। चलो अब इसे इरेज कर देता हूँ, और बस आज टाइप्स तक ही देखेंगे, ठीक है ना। टाइप्स देख के खत्म करते हैं हम लोग। तो नंबर ए है ना हमारा, दैट इज कम्युनिकेबल, या इसी को हमने बोला था इन्फेक्शियस। ठीक है ना, सो कम्युनिकेबल डिजीज कौन होता है, बचपन से पढ़ते आओगे, वैसे डिजीज जो एक डिजीज पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसफर हो जाए, है ना। सो लिखेंगे द डिजीज इज विच ट्रांसफर फ्रॉम ए हेल्दी पर्सन, सॉरी हेल्दी पर्सन नहीं, डिजीज पर्सन ना, फ्रॉम ए डिजीज पर्सन टू ए हेल्दी पर्सन। क्लियर है ना, सो ऐसे डिजीज जो कि एक डिजीज पर्सन से हेल्दी पर्सन में जाए आर कॉल्ड कम्युनिकेबल। आर कॉल्ड कम्युनिकेबल और इन्फेक्शियस। अब देखो जो कम्युनिकेबल डिजीज होते हैं ना, वही बेसिकली हमें इस चैप्टर में पढ़ना है डिटेल में, लेकिन अभी नहीं, नेक्स्ट लेक्चर से शुरू करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर से अगर हम कुछ शुरू करने जा रहे हैं, तो वो बेसिकली कम्युनिकेबल डिजीज ही शुरू करेंगे, उसके टाइप्स देखेंगे, ठीक है ना। और लेकिन वो तो बाद में बात कर लेंगे। अभी समझो
कम्युनिकेबल डिजीज जो होते हैं वो बेसिकली पैथोजेन से होते हैं, क्लियर है ना। इन्फेक्शियस डिजीज इसीलिए तो बोल रहे हैं क्योंकि इसमें इन्फेक्शन होता है, बेसिकली पैथोजेंस की एंट्री होती है बॉडी में, ठीक है ना। सो ये चीज समझे कम्युनिकेबल। एग्जाम्पल लगा लो कुछ, जैसे लिख लो टीबी, लिख लो ट्यूबरक्लोसिस, समझते हो ना। आगे लिख लो जैसे कॉलेरा लिख लो, जैसे मलेरिया लिख लो, जैसे डेंगू लिख लो, एटीसी लगा लो, ठीक है ना, काफी हो गया। बाकी तो पढ़ेंगे ना हम लोग, कम्युनिकेबल डिजीज बहुत सारे हैं, मैंने लिस्ट भी बनाया होगा पीछे शायद, है ना। इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में मैंने एक लंबा सा लिस्ट ही बनाया होगा। चलो इतना चीज समझ में आया, अब दूसरा देखते हैं हम, नॉन कम्युनिकेबल, या इसी को क्या बोलते हैं तो नॉन इन्फेक्शियस। क्लियर है, तो लिख लोगे यहाँ पे द डिजीज which cannot transfer from a diseased person to a healthy person, जो एक डिजीज पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसफर नहीं हो सकता है। ये ना डिफरेंट आदमियों के लिए अपना अलग अलग होता है। इसमें कुछ एग्जांपल लिख लेना, जैसे देखो डायबिटीज, अगर मान लो किसी इंसान को डायबिटीज है तो उसके साथ रहने से, या फिर डायबिटीज बेसिकली पैथोजन से उससे तो होता नहीं है, क्लियर है ना। डायबिटीज समझते हो ना, शुगर तो समझते हो ना, शुगर ही है डायबिटीज, ठीक है। सो उसके साथ रहने से या फिर उसके साथ खाना खाने से, इन सब चीजों से तो फैल नहीं सकता है, कम्युनिकेबल है ही नहीं ना बेसिकली। डायबिटीज तभी होगा मुझे जब मेरे बॉडी में अलग प्रॉब्लम होगा, ठीक है ना। मतलब जो प्रॉब्लम उसके बॉडी में, मेरे बॉडी में सेपरेटली प्रॉब्लम होना होगा, उससे कोई रिलेशन नहीं है मेरा, ठीक है ना। इसमें और तुम चाहो तो लिख सकते हो, डायबिटीज लिख लिए, जैसे एलर्जी लिख सकते हो। अगर मान लो किसी को किसी चीज से एलर्जी है तो मुझे भी वो जरूरी है क्या, मुझे दूसरे चीज से एलर्जी हो सकता है। सो चलो हो गया, एटीसी लगा लो, ठीक है। दूसरा मतलब बेसिस लिखेंगे हम लोग, है ना। जैसे पहला किस बेसिस पे देख रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ क्या लिखे थे, मीन्स ऑफ स्प्रेड, है ना। तो दूसरा लगाएंगे हम ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन फॉर विच इट अकर्स, मतलब कितने समय के लिए होता है ना डिजीज, उसके आधार पे भी यहाँ पे टाइप्स है। अच्छा देखो एक चीज समझना, यहाँ पे ना कुछ इंटरमिक्सिंग भी हो सकते हैं, कोई डिजीज जैसे अगर कम्युनिकेबल है तो वो इधर भी आ सकता है, एक्यूट वाले केस में भी आ सकता है, कोई नॉन कम्युनिकेबल है वो भी आ सकता है, ठीक है। तो ये बस अलग अलग बेसिस है, क्लियर है ना। जैसे ट्रायंगल के तीन टाइप, तीन बेसिस पे पढ़ते हो ना, आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, ऑन द बेसिस ऑफ साइड, और क्या होता है भाई, मुझे याद नहीं है ना। सो यही दोनों होते हैं साइड। तो मतलब दोनों के आधार पे अलग अलग होते हैं, ऐसे ही यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं। सो इसमें लिखोगे, इसमें भी दो होते हैं, इसमें ए लगा लोगे एक्यूट, और बी लिख लोगे क्रॉनिक, ठीक है। अब क्या करो, सबसे पहला हेडिंग डालो, है ना, दैट इज एक्यूट, स्पेस हमारे पास बहुत है अभी, लिख लेंगे इतने में, एक्यूट डिजीज लिखना है इसमें, द डिजीज which takes place for a short interval of time, क्लियर है ना, जो कि कम समय के लिए हो, क्लियर है ना, छोटे समय के लिए हो। अब यहाँ पे एक पॉइंट ये भी याद रखना कि देयर इज नो बॉडी, देयर इज नो लॉस ऑफ बॉडी वेट, ऐसे लिख लो, देयर इज नो लॉस ऑफ बॉडी वेट
इन एक्यूट डिजीज। एक्यूट डिजीज अगर हुआ ना तुम्हें तो बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएगा और यहाँ पे कोई किसी तरह का बॉडी वेट का लॉस नहीं होगा, ठीक है, यानी नॉर्मल ही रहोगे, कुछ समय के लिए होगा और ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर क्रॉनिक हुआ ना तो फिर लंबे समय के लिए चलेगा और जब तुम उससे बीमारी से उभरोगे तब तक तुम्हारा बॉडी ही चेंज हो गया होगा, मतलब चेंज इन द सेंस की बॉडी वेट बहुत ही लूज कर गया होगा, दुबले पतले हो गए होगे, है ना। तो इसमें क्या करो, एग्जाम्पल लगा लो, नीचे जगह है ना, चलो लिख लोगे, जैसे लिख लो कॉमन फ्लू, ठीक है। कॉमन फ्लू क्या है समझते हो ना, बेसिकली इन्फ्लुएंजा समझ लो, ये जो खांसी होता है ना, सर्दी खांसी, क्लियर है ना। सो ये क्या है, एक एक्यूट डिजीज। और भी हो सकते हैं, जैसे कि अब डेंगू ही हो गया, टाइफाइड ही हो गया, तो ये सब थोड़ी ना ऐसा होता है कि 3 साल 4 साल 5 साल के लिए चले, है ना। तो उन सब चीजों को भी लिख सकते हो, टाइफाइड लिख सकते हो, डेंगू लिख सकते हो, ईटीसी लगा लो सिंपल सा, ठीक है। ये सब बीमारियां 10 दिन 15 दिन महीने भर में ठीक हो जाता है। लेकिन अगर मैं बात करूं डायबिटीज की, अगर मैं बात करूं एड्स की, क्लियर है ना। सो ये सारे बीमारी क्या होते हैं, समझ रहे हो ना, लंबा टिकता है ना, सालों साल टिकते हैं, तो ऐसे को क्रोनिक बोलते हैं। तो इसे नोट करो, फिर क्रोनिक देखते हैं। तो इसे इरेज कर देता हूं मैं। चलो नेक्स्ट हेडिंग लगाओगे, फिर से बी हो गया ना हमारा, दैट इज क्रोनिक। दूसरे का बी है ये, है ना, क्रोनिक डिजीज। तो सिंपल सा लिख लो इसमें, द डिजीज which occurs for a long interval of time, long interval of टाइम, क्लियर है ना। तो सिंपल सा हो गया, ये क्रोनिक डिजीज हो गया। एग्जाम्पल में लिख लो, जैसे टीबी हो गया, है ना, जैसे कैंसर हो गया, जैसे एड्स हो गया, ठीक है, जैसे डायबिटीज हो गया, चलो ईटीसी लगा लो, ठीक है। तो ये सभी क्या है, क्रोनिक डिजीज है। और क्रोनिक डिजीज के केस में देर इज लॉस ऑफ बॉडी वेट, देर इज लॉस ऑफ बॉडी वेट इन क्रोनिक डिजीज। क्रोनिक डिजीज में क्या होता है, बॉडी वेट का लॉस बिल्कुल नहीं होता है। चलो इतना समझे। अब हम देखते हैं ना, ऑन द बेसिस ऑफ की बीमारी हुआ कब है। देखो ये मैंने देखा, सबसे पहले हमने क्या देखा कि किसके द्वारा हुआ, उसके आधार पे कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल। दूसरा हमने देखा कितने समय के लिए हुआ, ठीक है, कम समय के लिए हुआ एक्यूट, ज्यादा समय के लिए हुआ क्रोनिक। अब हम देखेंगे कब हुआ, क्लियर है ना, जन्म के पहले ही हो गया या जन्म के बाद हुआ, क्लियर है। सो कॉन्जेनाइटल एंड एक्वायर्ड, तो उसे भी देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे अब तीसरा मतलब बेसिस लगाओगे, देखो मैं ग्रीन कलर यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, तो लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टाइम व्हेन इट अकर्स, ठीक है ना। तो इसमें भी दो लिख लोगे, पहला तो लिख लो कॉन्जेनाइटल, ये इसी को जेनेटिकल भी बोलते हैं, ठीक है, कॉन्जेनाइटल और जेनेटिकल, ठीक है। और बी में लिख लो क्या तुम, पहला कॉन्जेनाइटल हो गया, दूसरा एक्वायर्ड लिख लो, क्लियर है ना। अब क्या करेंगे, पहला हेडिंग लगाएंगे हम, ए, दैट इज कॉन्जेनाइटल। तो इसमें लिखना disease which gets transferred from parents to
ऑफ स्प्रिंग्स। क्लियर है ना? एग्जाम्पल में लिख लो कुछ, एग्जाम्पल में तुम लिख लो सिकल सेल अनेमिया, एग्जाम्पल में तुम लिख लो कलर ब्लाइंडनेस, एग्जाम्पल में तुम लिख लो हीमोफीलिया और एटीसी लगा लो। बहुत सारे डिजीज होते हैं, है ना? हमें पढ़ना नहीं है इसके बारे में, ठीक है? इसका बस नाम याद रखो ना, वही काफी है तुम्हारे लिए। लेकिन एक चीज समझो थोड़ा सा, कि अगर मैं बात करूं इनमें से किसी भी एक की, जैसे कलर ब्लाइंडनेस की बात करता हूं, तो अगर जरूरी नहीं है कि पेरेंट को कलर ब्लाइंडनेस हो ना तभी बच्चों में होगा। पेरेंट कलर ब्लाइंड नहीं भी होंगे ना तब भी बच्चे में कलर ब्लाइंड हो सकता है। अब ये क्या बोल दिया सर आपने? ऐसे थोड़ी ना होता है। जब पेरेंट को ही नहीं है तो बच्चे को कैसे हो सकता है? ये कॉन्जेनाइटल फिर कैसे हो गया? पेरेंट से थोड़ी ना ट्रांसफर हुआ। तो बिल्कुल हुआ। अभी तुम जेनेटिक्स नहीं पढ़े हो ना, जब जेनेटिक्स पढ़ोगे तो वहां पे तुम्हें कुछ ऐसे जीन्स दिखेंगे ना, जीन्स आर बेसिकली फाउंड इन पेयर्स, इतना तो समझते होगे। तो पेयर में जैसे दो हो गए, तो एक ऐसा होता है ना जो डिजीज कॉज करता है, लेकिन दूसरा ऐसा होता है जो नहीं करता है। और कभी कभी क्या होता है कि बेसिकली डोमिनेंट रिसेसिव का केस होता है। पढ़ोगे 10th क्लास में, जब हेरिडिटी पढ़ोगे ना वहां पे पढ़ोगे, ठीक है? तो अगर 10th क्लास का वीडियो जाके तुम देख सकते हो बेसिकली, ठीक है? तो यहाँ पे समझो एक चीज कि होता क्या है कि अगर मान लो कि दोनों डोमिनेंट है तो बीमारी हो गया, कुछ रेसेसिव वाले बीमारी होते हैं, मतलब वहां पे भी बहुत सारे कंडीशन है भाई, इसे मैं अभी पढ़ा ही नहीं सकता हूँ। इसके लिए फिर मुझे पूरा 3-4 लेक्चर प्रिपेयर करना होगा अलग से, तो इसको साइड में ही रखो, ठीक है? जो नहीं हो पाएगा मेरे से अभी, वो मैं साफ साफ मना कर देता हूँ, नहीं तो फिर ऐसे तुम समझोगे कि सर आप बतला नहीं रहे हो। तो इसे समझोगे आप 10th में समझोगे। क्लियर? आप बस आपको नाम याद रखना है, लेकिन हाँ जरूर इतना दिमाग में रखना कि जरूरी नहीं है कि पेरेंट को तभी हो। पेरेंट में पता है कुछ जीन सप्रेस्ड फॉर्म में रहते हैं, हिडन फॉर्म में, हिडन समझ रहे हो ना? वो जीन हिडन रहेगा लेकिन उसके बच्चे में वो शो कर सकता है। तो इस टाइप से भी कुछ कुछ कॉन्जेनाइटल डिजीजेस हो जाते हैं। चलो इतना तो लिख लिए। दूसरा लिखो एक्वायर्ड डिजीज। एक्वायर्ड डिजीज लिख लेना इसी में। द डिजीज which we acquire in our लाइफ टाइम, मतलब जो हमारे जीते जी होता हो, ठीक है ना? पहले से नहीं आ रहा हो कुछ, तो इसमें सारे डिजीज तो लगभग इसी में आ जाएंगे, ठीक है? जैसे तुम डेंगू मलेरिया कुछ भी लिख लो, डेंगू लिख लो, मलेरिया लिख लो, टीबी लिख लो, टाइफाइड लिख लो, तुम क्या लिख लोगे? डायबिटीज लिख लो। चलो ईटीसी लगाओ, बहुत हो गया है ना? सारे डिजीज तो लगभग क्या है? एक्वायर्ड ही है। कॉन्जेनाइटल को हटा दो तो सारे तो एक्वायर्ड ही है। तो ये हमने टाइप्स ऑफ डिजीज भी देख लिया, ठीक है? काफी ज्यादा हो गया है। बेसिकली क्या करते हैं ना, इसे रहने देते हैं अब, ठीक है ना? इसके बाद बाकी का देखेंगे हम कल। कल क्या देखेंगे? तो कुछ पहले देखेंगे ना हम ये बेसिकली देखेंगे हम मीन्स ऑफ स्प्रेड देखेंगे, बेसिकली ये किस तरह से फैल रहा है। जैसे बाई एयर, बाई वाटर, बाई वेक्टर, या ऐसा करते हैं छोटा सा टॉपिक है उसे कवर अप कर लेते हैं। इसे नोट करो जल्दी से, बस 5 मिनट में हो जाएगा, ठीक है ना? इसे नोट कर लो जल्दी से। तो इसे इरेज कर देता हूं मैं। तो देख लेना, बस यहाँ पे छोटा सा पॉइंट बचा हुआ है। उसके बाद कल से हम लोग बेसिकली डिजीज शुरू कर देंगे। डिजीज तो शुरू कर ही चुके हैं ना, बेसिकली कम्युनिकेबल डिजीज के टाइप शुरू कर देंगे, ठीक है? एक एक करके पढ़ना शुरू करेंगे, ओके? सो वो थोड़ा सा लंबा चलेगा। तो देखना यहाँ पे ध्यान से, मोड ऑफ ट्रांसमिशन मैंने बोला, क्लियर है ना? या इसी को बोल सकते हो कि कैसे फैल रहा है। सो पहला देखो क्या है हमारा, कि पहला किससे हो रहा है? बाई कॉन्टामिनेटेड एयर। तो इसे हम बोलते हैं एयरबॉर्न डिजीज। इसे क्या बोलते हैं? एयरबॉर्न डिजीज। इसमें एग्जांपल्स क्या आते हैं? जैसे ट्यूबरकुलोसिस। तो ट्यूबरकुलोसिस में क्या होते हैं? बैक्टीरिया जो होते हैं, जैसे मैं खांसता हूँ या छींकता हूँ, अगर मुझे ट्यूबरकुलोसिस है तो वो एयर में ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में इधर सस्पेंडेड है, और वही क्या हो गया, किसी ने इनहेल कर लिया तो क्या हो गया? एयरबॉर्न डिजीज हो गया। आ रहा है समझ में? इस तरह से कॉमन कोल्ड हो गया, न्यूमोनिया हो गया, डिप्थेरिया हो गया, तो इन सभी में क्या होते हैं? एयर एक रोल प्ले करता है इन ट्रांसमिशन ऑफ पैथोजेंस फ्रॉम ए डिजीज पर्सन टू ए हेल्दी पर्सन।
दूसरा देखो, कंटामिनेटेड का मतलब समझ रहे हो ना, उसमें जैसे एक नॉर्मल एयर हुआ, प्योर एयर हुआ, अब उसमें कुछ मिक्स हो गया, हार्मफुल चीजें, यहाँ पे पैथोजन मिक्स हो गया, दैट इज कॉन्टामिनेटेड। दूसरा देखो क्या है कि फूड और वाटर बेसिकली कॉन्टामिनेटेड, तो इसे क्या बोल रहे हैं, फूड एंड वाटर बॉर्न डिजीज, यानी फूड बॉर्न डिजीज एंड वाटर बॉर्न डिजीज। जैसे देखो कॉलेरा, कॉलेरा, टाइफाइड, डिसेंट्री, ये सब क्या होता है, गंदे पानी या गंदे अगर खाना खाते हो उससे हो जाता है, ठीक है। द थर्ड वन इज एनिमल एंड वेक्टर बॉर्न डिजीज, बेसिकली वेक्टर बॉर्न डिजीज समझोगे, जैसे रेबीज कुत्ते के काटने से होता है, मलेरिया तुम्हारा मच्छर के काटने से होता है, डेंगू मच्छर के काटने से होता है। यहाँ पे थोड़ा सा समझ लो वेक्टर क्या होता है। वेक्टर्स आर ऑर्गेनिजम्स विच कैरी द पैथोजेंस, जो पैथोजन को कैरी करता है अपने अंदर, लेकिन डू नॉट गेट्स अफेक्टेड बाय देम। उस मच्छर को मलेरिया या डेंगू नहीं होता, या उस कुत्ते को रेबीज नहीं होता है, वो रेबीज वाला वायरस जरूर लेके जा रहा है, लेकिन वो खुद रेबीज का शिकार कभी नहीं होगा। समझ में आ रहा है? तो इस तरह एग्जांपल जैसे देखो हॉर्सफ्लाई, हॉर्सफ्लाई सबसे कॉमन वेक्टर है जो कि सभी के यहाँ पाया जाता है। नहीं, हॉर्सफ्लाई हो गया, मॉस्किटो हो गया, डॉग हो गया, रैट्स हो गए, रैट से भी फैलते हैं ना, तुम्हारा प्लेग पढ़े ही होगे हिस्ट्री में, कॉकरोच हो गया, तो इन सभी से बहुत सारे बीमारी फैलते हैं। ओके, आगे देख लो एसटीडीज, दैट इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, जो सेक्सुअल कांटेक्ट से होता हो, जैसे एड्स हो गया, गिनोरिया हो गया, जेनाइटल वॉर्ट्स हो गया, सिफिलिस हो गया, इन सब का बस एग्जांपल याद रखोगे। तो बस आज के लिए इतना ही, कल से हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज और उसमें बैक्टीरियल डिजीज शुरू करेंगे, ठीक है ना। तो बिल्कुल आराम आराम से डेली 2-3 डिजीज ही पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, देखेंगे जैसा 1 घंटे में जितना हो सके उतना ही कवर अप करूंगा। आज थोड़ा लंबा हो गया, कोई नहीं, इसे मैंने अभी तक अगर पढ़ रहे हो, तुम देख रहे हो, दैट मीन्स यू आर ए सिंसियर स्टूडेंट। नहीं, ये तो बच्चे क्या होते हैं, आधे घंटे में बोर होके और चले जाते हैं, क्या पढ़ाते हो सर, मैं तो अब जा रहा हूँ आपके चैनल को अनसब्सक्राइब करके, मैं दोबारा नहीं आऊंगा अब यहाँ पे, है ना। तो चलो ठीक है, इतना तक अगर बने रहे तो फिर ठीक है, सही से पढ़ रहे हो तुम। फिर मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। इसे नोट कर लोगे, हाँ, है ना।